नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण दुबे, इक्विटी रिसर्च डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल मनी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के बारे में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाए। ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में नए हैं और बनाना चाहते हैं पैसा स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाए, उन सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की। हमने हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपसे डिस्कशन किया था कि कितने तरह के मार्केट होते हैं जिनमें हम स्टॉक में ट्रेड करके पैसा या इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सकता है। तो आज बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं और कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे पास अवेलेबल है। तो यदि बात की जाए शेयर मार्केट की तो बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। बीएसई 1875 में आ गया था, पर 1992 में एनएसई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, क्योंकि काफी सारी कंपनीज थी जो बीएसई में लिस्टेड थी, बट वो उन पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतर पा रही थी जिन पैरामीटर्स पे हम हमारे मार्केट को वर्ल्ड मार्केट में रिप्रेजेंट करना चाहते थे। इसीलिए 1992 में नया स्टॉक एक्सचेंज हमारे सामने आया जिसका नाम रखा गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां कैसे आती हैं, शेयर्स कैसे आते हैं और किस तरीके से आप उनको खरीद और बेच सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले कॉन्टेक्ट करना पड़ता है किसी भी ब्रोकर या सब ब्रोकर से। ब्रोकर और सब ब्रोकर जनरली डीमैट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये काम कुछ बैंकिंग और सिक्योरिटी हाउसेस भी प्रोवाइड करते हैं। आप इन बैंकों में भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, बट बैंकिंग के केसेस में आपको ब्रोकरेज चार्जेस काफी हायर पे करने होते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप किसी अच्छे ब्रोकिंग हाउस में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाए। मैंने कुछ डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप चाहें तो यहाँ जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद हमें किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि आईपीओ होता क्या है और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी एक सही इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत जरूरी है। तो समझते हैं सबसे पहले कि आईपीओ क्या होता है। कभी भी कोई कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है, उसको मार्केट में जब आना पड़ता है, पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करने होते हैं, तो उसकी एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू कोई भी कंपनी अपने शेयर्स एक्सचेंज बोर्ड में लिस्ट कराती है और पब्लिक को ऑफर करती है कि वो आए और इस आईपीओ के थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हुए हमारे शेयर्स को परचेस करें। तो आईपीओ के थ्रू जनरली जितने भी आईपीओ आते हैं उनका एक लॉट साइज प्री डिफाइंड होता है। 15,000 रुपीज से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ जब भी कोई कंपनी लेकर आती है तो अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है। एक आईपीओ का ओपनिंग डेट होता है जो अप्रोक्सीमेट 2 से 3 दिन या 4 दिन के लिए ओपन होता है। उन 3 से 4 दिन में आप अपने आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं, उससे 5 से 7 दिन बाद आपको पता चलता है कि वो आईपीओ आपको मिलने वाला है या नहीं। इन केस अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है तो नेक्स्ट डे जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिलने वाला होता है उनको रिफंड इनिशिएट होते हैं और उसके नेक्स्ट डे आप लोगों को आपके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इसके बाद शेयर क्रेडिट होने के नेक्स्ट डे स्टॉक एक्सचेंज में दो शेयर्स की लिस्टिंग हो जाती है। अब आप प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आ गए होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट मींस वो मार्केट जब आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स परचेस कर रहे होते हैं। मींस कंपनी डायरेक्ट आपको शेयर्स दे रही है और आपसे पैसा ले रही है। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। अब समझते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। जब स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अपने शेयर को लिस्ट कर चुकी होती है, उसके बाद जनरली पर्सन जो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या इन्वेस्टर या ट्रेडर्स आपस में जो ट्रेड करते हैं, आपस में जो बाइंग सेलिंग करते हैं, उसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप कोई नई गाड़ी परचेस करने चाहते हैं तो आप शोरूम से डायरेक्टली उसको परचेस करते हैं। मींस आप उसके फर्स्ट ओनर होते हैं। तो जो फर्स्ट ओनर वाली जो कहानी होती है वो होती है प्राइमरी मार्केट के केस में। लेकिन
जब आप उस कार को ओपन मार्केट में किसी को भी परचेस कर सेल आउट कर देते हैं, या आप कोई सेकंड हैंड कार परचेस करने जा रहे हैं, तो आप उस केस में फर्स्ट ओनर नहीं होते, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ओनर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग होती है वो अनदर पर्सन होती है, उसमें कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मींस कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाने वाला अगर आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप प्राइमरी मार्केट में कंपनी से डायरेक्टली जब शेयर परचेस करते हैं तभी वो पैसा कंपनी के पास जाता है और उसी पैसे का कंपनी यूटिलाइजेशन करती है। अब ये कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो इसमें दो तरीके के ऑफर दे सकती है। एक होता है फ्रेश इश्यूज, दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू मींस कंपनी कुछ नए रिफॉर्म करना चाहती है अपने कंपनी के अंदर, उसके लिए जो नए शेयर्स इशू करती है उसको कहा जाता है फ्रेश इशू। इसके अलावा कंपनी ऑफर फॉर सेल भी लेके आती है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उसमें से कुछ शेयर्स को सेल आउट करके भी कंपनी फंड रेजिंग करती है, फंड इकट्ठा करती है। जो कंपनी के पास नहीं जाता वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाता है। तो फ्रेश इशू के थ्रू ही जो पैसा रेज करती है कंपनी, वही कंपनी के पास जाता है मेनली, और कंपनी उसी पैसे को यूटिलाइज करती है कंपनी के अंदर लेने वाले नए डिसीजन में। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के अगर पास कोई डेट है तो उस डेट को कवर करने के लिए कंपनी उस पैसे को यूज कर सकती है। कंपनी कुछ नए रिफॉर्म्स करना चाहती है, नए इम्प्लीमेंटेशंस करना चाहती है, उसके लिए उस पैसे को यूज कर सकती है। तो ये था आईपीओ के बारे में सब कुछ। अगर कोई कंपनी पहले आईपीओ ला चुकी है और फिर से कुछ फंड इकट्ठा करना चाहती है, फंड रेज करना चाहती है, तो वो भी कंपनी कर सकती है और उस प्रोसेस को कहा जाता है FPO, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू भी कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स के अलावा नए शेयर्स इशू कर सकती है। तो कंपनी के साइड से जब पहली बार कोई भी शेयर्स किसी भी पर्सन को द्वारा खरीदे जाते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और सेकेंड टाइम जब उसी शेयर का मार्केट में एक्सचेंज बोर्ड के थ्रू ट्रेड होता है या एक्सचेंज होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। मींस जब आप एक्सचेंज बोर्ड के थ्रू कोई भी शेयर परचेज और सेल करते हैं तो ये सेकेंडरी मार्केट है। इससे आपका पैसा कभी भी कंपनी के पास नहीं जाता, वो पैसा आपके पास से किसी अनदर पर्सन के पास जाता है जिस पर्सन ने ऑलरेडी वो शेयर्स या स्टॉक्स खरीदे हुए होते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर वन पार्टी टू अनदर पार्टी एक्सचेंज चलता रहता है शेयर्स का और मनी का। तो ये शेयर्स और मनी का जो एक्सचेंज करते हैं, ये एक्सचेंज करने वाले जो बोर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सचेंज बोर्ड्स। तो जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप NSE के अंदर ही अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर पाए। BSE के अंदर भी आप ओपन करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट जनरली जो भी आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो NSE के अंदर करें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हायर लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मींस आपको बाइंग और सेलिंग करने के लिए बायर और सेलर को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे काफी हाई क्वांटिटी में बायर और सेलर अवेलेबल होते हैं जो काफी हेवी क्वांटिटी में शेयर्स का एक्सचेंज करते रहते हैं। यहाँ पे NSE के अंदर अप्रोक्सीमेट 2200 के आसपास 2200 के अप्रोक्सीमेट कंपनियां लिस्टेड हैं। इन कंपनियों को भी अलग अलग कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे जो टॉप 100 कंपनियां, सबसे बड़ी 100 कंपनियां, उनको कहा गया लार्ज कैप कंपनियां। उसके बाद वाली 150 कंपनियां, 150 कंपनी को कहा गया मिड कैप कंपनियां, और उसके बाद वाली कंपनी को कहा गया स्मॉल कैप कंपनी। इसके अपार्ट भी इन कंपनीज को काफी सारे बाइफर्केशन में बांट दिया गया है। ये तो था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस कंपनी का साइज कितना बड़ा है टोटल वैल्यूएशन के बेसिस पे, शेयर की प्राइसिंग के बेसिस पे नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर बड़ा है इसका मतलब वो कंपनी बड़ी है, ऐसा नहीं होता। किसी भी कंपनी का बड़ा होना डिपेंड करता है उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और शेयर प्राइस कितना है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है उस वैल्यू पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 है, तो हम उसको बोलेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मींस 1000 रुपीज का उसका टोटल वैल्यूएशन हुआ। लेकिन अगर हमने कहा किसी कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपीज का है लेकिन उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ओनली 1 है, तो उसकी टोटल वैल्यू होगा 500 into 1 मींस 500 रुपीज। तो
जो 1000 रुपीज की जो कंपनी थी वो ज्यादा बड़ी हुई मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। अब बात करते हैं कि इनको और किस तरीके से बाइफरकेट कर दिया गया है। तो इन कंपनीज को भी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप जेड या ग्रुप सी की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनके काफी सारे सेक्शंस बना दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो जो कुछ अच्छे पढ़ने वाले होंगे वो ग्रुप ए सेक्शन में, कुछ ग्रुप बी सेक्शन में। इस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी कंपनियां बाइफरकेट हैं अलग अलग कैटेगरी में। ग्रुप ए की कंपनी जो होती है काफी अच्छी कंपनियां मानी जाती है, जहां पर आपको कभी भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला है। इसी तरीके से ग्रुप बी और ग्रुप जेड की कंपनियां भी होती हैं। ग्रुप जेड की कंपनियों में आपको जनरली लिक्विडिटी बहुत कम मिलने वाली है, बायर सेलर बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं। इसके अपार्ट एक सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं टी ग्रुप या T+2 ग्रुप। तो टी ग्रुप या टी टू टी ग्रुप जो सेगमेंट की जो कंपनियां होती हैं, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। आप इसमें होल्डिंग बेसिस पे ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला रीजन यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है और इन कंपनीज के फंडामेंटल्स भी कुछ खास अच्छे नहीं होते। तो जनरली मैं सजेस्ट करूंगा आप ग्रुप ए की कंपनी में ही ट्रेड करें, या आप बी ग्रुप की कंपनीज में भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी अच्छी ही होती है। अब बात करते हैं कि इन कंपनियों के बाइफरकेशन तो हो गए, हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करने में क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि अभी हम बात करने वाले हैं स्टॉक कैश मार्केट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। स्टॉक कैश मार्केट में जब आप ट्रेड करने आए तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं या BTST या शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आपके पास एक साथ कुछ पैसा है तो एक साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अपार्ट अगर आपके पास रेगुलर इनकम्स आती है तो आप SIP के थ्रू भी स्टॉक्स को परचेस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आप मेरे पास हर मंथ 5000 या 10,000 रुपए आता है जिसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो 5000 या 10,000 के आप स्टॉक्स हर मंथ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप होता चला जाएगा। इसके अपार्ट हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, जिसमें काफी सारे लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो ट्रेडिंग में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मींस आप स्टॉक्स को सेम डे बाय करते हैं और सेम डे सेल करते हैं। अब स्टॉक को सेम डे बाय और सेम डे सेल करने के लिए जनरली आपको मान के चले कि 1 से 2% के आसपास के गेन आप कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में स्टॉक इंट्राडे में 5% 10% का मोमेंटम आपको दे पाएंगे। तो जनरली आप इंट्राडे में 1-2% के गेन के लिए वर्क कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं अगर आपके पास पैसा बहुत कम है तो आप कैसे स्टॉक मार्केट में कैश सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा कम भी है, 5,000 10,000 या 20,000 रुपए भी आपके पास है, तो भी आप इंट्राडे में बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक कैश में ट्रेड कर सकते हैं। रीजन, स्टॉक कैश में ट्रेड करने के लिए आपके ब्रोकर और एक्सचेंजेस आपको कुछ लीवरेज प्रोवाइड करते हैं। लीवरेज मीन लिमिट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये लिमिट आपको केवल इंट्राडे के लिए ही प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज है और आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, तो ब्रोकर एक ग्रेड के शेयर्स पे आपको जनरली 10 टाइम की लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं। मीन्स अगर आपके पास 20,000 रुपए है तो आप 2 लाख रुपए के शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। अब अगर आप 2 लाख के शेयर बाय कर रहे हैं और आप 1% का भी गेन कर रहे हैं तो आप 2,000 रुपए का प्रॉफिट इंट्राडे में अर्न कर सकते हैं इजीली। तो ये था मोटा इंट्राडे के बारे में। इसी तरीके से आप BTST मींस आज बाय करके कल सेल कर सकते हैं, या फिर आज बाय करके 2-4 दिन बाद भी उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। आप BTST या शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए जाएंगे तो आपको लीवरेज कम मिलेगी इंट्राडे की कंपैरिजन में, बट इंट्राडे में आपको लीवरेज काफी अच्छी मिल जाएगी। ये आपको काफी सारे ब्रोकर्स आपको लीवरेज फैसिलिटी अलाउ कर देंगे। अब बात करते हैं कि अगर इस तरीके से हम मार्केट में काम करते हैं तो रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले मार्केट में वर्किंग करने से पहले जरूरी है कि आप अपने रिस्क कैपिटाइट को ध्यान रखें। जितना आपका रिस्क है, एक दिन में आप जितना लॉस बियर कर सकते हैं उतना स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके रखें। विदाउट स्टॉप लॉस आप मार्केट में काम ना करें। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में काम करते हैं तो आप एक ही दिन में अपना पूरा कैपिटल लॉस भी कर सकते हैं। अगर आप वर्क
कर रहे हैं लीवरेज के साथ। अगर आपने कैपिटल अमाउंट में काम कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में आपके लिए एक अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है जिसको कहा जाता है सर्किट्स। अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स मार्केट में बनाए गए हैं। अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स होता क्या है? मींस एक स्टॉक की इंट्राडे में कितनी कैपेसिटी है ऊपर साइड जाने की तो उसको बोलेंगे अप साइड, और डाउन साइड आने की तो उसको बोलेंगे लोअर सर्किट। तो जनरली जो स्टॉक्स हाई वोलेटाइल होते हैं, मींस ज्यादा मोमेंटम करते हैं, उनके सर्किट्स 2% या 5% के होते हैं। मींस 5% से ज्यादा वो ना इंट्राडे में ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। इसी तरीके से 10% और 20% के भी सर्किट्स बनाए गए हैं स्टॉक केस के लिए। स्टॉक केस में मैक्सिमम कोई भी कंपनी 20% से ज्यादा अप या डाउन नहीं हो सकती, लेकिन यदि वो कंपनी डेरिवेटिव्स में लिस्टेड है तो इससे ज्यादा भी मोमेंटम कर सकती है। वो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज की हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर सही लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया, स्टॉक मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। मींस अगर कोई शेयर आपके पास नहीं है तो भी आप उस शेयर को सेल कर सकते हैं और इंट्राडे मार्केट क्लोजिंग के पहले उसको खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह फैसिलिटी केवल इंट्राडे के लिए अवेलेबल है। अगर आप BTST होल्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट सेलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट सेलिंग मींस वो शेयर्स आप सेल आउट कर रहे हैं जो आपके पास आपके डिमेट में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन केवल इंट्राडे के लिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट सेलिंग होल्डिंग के लिए कर ली या डिलीवरी के लिए कर ली तो आपकी पोजीशन ऑक्शन मार्केट में चली जाएगी, नीलामी की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे बहुत हेवी पेनल्टी लगती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। शॉर्ट सेलिंग आप केवल इंट्राडे में कीजिएगा। अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो और डिलीवरी के लिए शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल ना कीजिएगा कैश मार्केट में, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हम इसी तरीके की बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखिए हमारे कहीं इस तरीके के कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। रेगुलर अपडेटेड रहिए हमारे चैनल पे। आपको आपकी इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छी तरीके से बहुत सरल बनाने के लिए हम आपके लिए इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए